तौर पे खुद को असली टीएमसी बता रहे हैं। आज की इसी बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। ममता पर आरोपों की बौछार, टीएमसी में तकरार, और ये अपने आप में बंगाल की सियासत के लिहाज से लगातार बदलते घटनाक्रम दिखाई पड़ रहे हैं। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। उनका परिचय आपसे कराते हैं। एसएन सिंह हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर जी हैं, और बहुत जल्दी ही टीएमसी की ओर से भी पक्ष रखने के लिए राम प्रकाश पांडे हमारे साथ में जुड़ेंगे, जो कि टीएमसी समर्थक है। लेकिन फिलहाल अभी हम उनका इंतजार करते हैं। एसएन सिंह जी, आरोप ये लग रहा है कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस के माध्यम से अब बंगाल में भी इस प्रकार का खेला कर रही है कि जहां पे आपने सरकार तो बना ली, लेकिन अब आप पार्टी टीएमसी जो है उसको ही खत्म करने पे आमादा है। सीधे तौर पे आरोप लग रहा है आपके ऊपर, एसएन सिंह जी। नहीं, देखिए, आप कहीं पे भी किसी भी खेल में जो हारता है वो किसी न किसी जीतते हुए आदमी पे कोई न कोई बहाना करता रहता है। एक बात। दूसरी बात मैं कहूंगा कि एक कहावत है कि बोया पेड़ बबूल के तो आम कहां से आए। जब आप षड्यंत्र वाले फल को बोए हैं तो निश्चित तौर पे फल तो हिंसा, इसी तो खेती करे, तो उस खेती में सुंदर फल कहां से आएंगे। आपने कभी नीतियों की राजनीति नहीं की। दूसरी बात, आप देखे होंगे, चूंकि ये लोग तुलसीदास जी को नहीं मानते हैं, हमेशा रामचरितमानस को पढ़ना चाहिए सभी व्यक्तियों को। उसमें कहा गया, लिखा गया कि एसएन सिंह जी, आपकी आवाज बहुत बेहतरी से हम तक नहीं आ रही है। मैं आपका रुख करता हूं। इस बीच में वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर जी हमारे साथ मौजूद है। समीर जी, किस तरह से देखा जाए इस पूरे घटनाक्रम को, क्योंकि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप से इतर अगर बात की जाए तो क्या ये ममता दीदी जो लगातार जिस प्रकार की राजनीति करती आई थी, जहां पे शायद वो अपनी बात रखने के लिए तमाम प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को शायद उन्होंने पार्टी में दरकिनार किया, इसकी वजह से ऐसे हालात पैदा हुआ, क्या वो बड़ी वजह आप देखते हैं समीर जी? देखिए, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से शासन चलाया और जिस तरीके से पार्टी को चलाया और जिस तरीके से पार्टी में टूट हुई है कि 4 मई को रिजल्ट आता है और उसके बाद तुरंत पार्टी के अंदर जो टूट होती है, और आप बताइए 28 सांसद है ममता बनर्जी के, उसमें से 19 सांसद टूट जाते हैं। लोग राज्यसभा में 13 सांसद है, उसमें से 3 का इस्तीफा हो चुका है। आपके 80 विधायकों में से कहते हैं कि 62 विधायक आपके टूट जाते हैं। ये बताता है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने कैसे अहंकार की राजनीति की है, कैसे वहां पर उन्होंने डिक्टेटरशिप की राजनीति करी है। विधायकों से क्या मन की बात नहीं समझी, सांसदों के मन की बात नहीं समझी, और एक पार्टी टूटते ही, चुनाव हारते ही इतना बड़ा टूट होना भारतीय राजनीति के इतिहास में मुझे ऐसी कोई राजनीति नजर नहीं आता कि 3 बार की मुख्यमंत्री रहा हुआ कोई व्यक्ति या कोई महिला चुनाव हारते इतनी बड़ी पार्टी के अंडर टूट हो जाए। भारतीय राजनीति का इतिहास जब भी लिखा जाएगा और ममता बनर्जी का इतिहास जब भी याद किया जाएगा, ममता बनर्जी इसलिए याद नहीं रखी जाएगी कि वो 3 बार बंगाल की मुख्यमंत्री थी, वो इसलिए याद रखी जाएंगी कि 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी 48 घंटे के अंदर उनकी पार्टी के अंदर जो बगावत हुई, और एक बड़ी पार्टी जिसके बाद इतना बड़ा सांसदों का समूह था, विधायकों का समूह था, वो ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गया। वो सब लोगों ने बगावत कर दी। मुझे लगा है सभी क्षेत्रीय दलों के लिए एक संदेश है कि पार्टी किस तरीके से डेमोक्रेटिक वे में चलाना चाहिए। अपने सांसदों का, विधायकों का, पार्टी पदाधिकारियों का सम्मान करना चाहिए, उनके बात सुनना चाहिए। आप डिसीजन आपको जो लेना है लीजिए, लेकिन सबके आप चर्चा करिए, सुनिए। ममता बनर्जी ने जो अहंकार दिखाया, अभिषेक बनर्जी ने जो अहंकार दिखाया, उसका कारण है कि इनके सबसे विश्वस्त लोगों में से जो शामिल है कल्याण बनर्जी, वो भी बगावती तुर अख्तियार कर चुके हैं। समीर जी, क्या एक प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के ऊपर परिवारवाद हावी होता है, यहां पर भी साफ तौर से नजर आ रहा है, क्योंकि भतीजे को पार्टी की कमान देनी है, और ये जो तमाम लोग जिन्होंने पार्टी को इन 3 दशकों में खड़ा किया, जमीन से लेकर कहां तक संघर्ष करके लेके आए हैं, क्या ये एक बड़ी वजह है? परिवारवाद एक बार फिर से हावी होता हुआ दिखाई पड़ा है? निश्चित रूप से, और आप देखेंगे तो भारतीय राजनीति में जितने पार्टियां टूट रही है या विद्रोह हो रहा है, सब परिवारवाद के कारण हो रहा है। शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने पार्टी से विद्रोह किया इसलिए कि चाचाओं को पार्टी नहीं दे रहे थे। उद्धव ठाकरे के खिलाफ विरोध इसलिए हुआ कि बाला साहब ठाकरे ने अपने बेटे को बना दिया। राज ठाकरे ने विरोध किया इसलिए कि उद्धव ठाकरे की जगह राज ठाकरे को मौका नहीं दिया गया। अखिलेश यादव की पार्टी में अखिलेश का और उनके पिता मुलायम सिंह यादव का हमने सार्वजनिक झगड़ा देखा है पार्टी पे कब्जे को लेके। उसके बाद शिवपाल को हमने पार्टी से अलग होते हुए दिखा है। वही चंद्रबाबू नायडू से हमने उनकी पार्टी, एनटी रामाराव से उनकी पार्टी, उनके दामाद चंद्रबाबू नायडू को हमने लेते हुए देखा है। मायावती का जिस तरीके से अब अखिलेश आनंद को आप प्रमोट कर रही है मायावती, वो भी हम देख रहे हैं। तो परिवारवाद पार्टी को संदेश है कि अगर आप सिर्फ अपने परिवार को लेकर चलोगे, बिल्कुल, तो शायद इस प्रकार की स्थिति होती नजर आएगी।
पार्टी आपके हाथ से निकल जी, जाएगी। हमारे साथ में रामप्रकाश पांडे जी जुड़ गए, टीएमसी के समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक। रामप्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है। सवाल यही कि आखिर क्यों दीदी इस बात को नहीं समझ पा रही हैं कि अगर परिवार को आगे रखेंगी तो तमाम अपने दशकों पुराने सहयोगियों को खो देंगी। हर कोई सीधे तौर पे कह रहा है कि साहब अभिषेक बनर्जी की कीमत पर पार्टी ये नहीं चल पाएगी। दीदी समझ क्यों नहीं रही है? देखिए, दीदी समझने के बाद नहीं, अभिषेक बनर्जी ने जिस तरह से युद्ध को जोड़ा शुरुआत में आने के बाद, तो युवा आज भी अभिषेक बनर्जी के ही नक्शों कदम पर चल रहे हैं। और उन्होंने एक समय पर युवाओं को जोड़कर दल में बहुत बड़ा काम किया था। 21 की चुनाव में भी युवाओं को बहुत बड़ा प्रतिभा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दीदी नहीं समझ रही है। हाँ, नहीं तो फिर ये बगावत क्यों? मतलब हर इतना बड़ा नेता, इवन कल्याण बनर्जी का भी कल जो बयान आया सीधे तौर पे कि साहब एक चुन लीजिए, चाहे अभिषेक को चाहे कल्याण बनर्जी को, ये तो अपने आप में सबसे करीबी व्यक्ति का बयान हो गया। रामप्रकाश जी, कुछ तो कमी है ही है। जो अभिषेक बनर्जी सीमा से बाहर चले जा रहे हैं कहीं कहीं जगह, उन्हें अपने से जो है उनमें सीनियर लीडर है, उनको तो सीनियर के हिसाब से मानना पड़ेगा, सम्मान तो उनको देना पड़ेगा। तो आप जो ये बात कह रहे हैं, तो क्या दीदी और अभिषेक बनर्जी क्यों नहीं समझ रहे हैं? इतनी बड़ी बगावत की पार्टी खत्म होने के बाद आ गई है। रामप्रकाश जी, देखिए, समझ सभी रहे हैं और इसके लेके बैठ के हो ही रही है। और अभी भी है कि सामने आपको समय बोलता हूं कि कर्मी जो है सामने पंचायत इलेक्शन, कॉर्पोरेशन इलेक्शन आएगा, तो भारतीय जनता पार्टी के पास जमीनी स्तर के कर्मी नहीं है, और कर्मी अभिषेक बनर्जी के पास ही, ठीक है, ममता बनर्जी के पास ही। जी, एसएन सिंह जी, सवाल मैं फिर से वही दोहराता हूं कि क्या वजह है कि ऑपरेशन लोटस को लेकर आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप या तो दबाव बनाकर या फिर आप अपना धनबल इस्तेमाल करके एक तरीके से वहां पार्टी तोड़ने का काम कर रहा है? ये सीधे तौर पे आरोप लग रहा है टीएमसी की ओर से आप पे। नहीं, देखिए, हम लोग तो कर्म के सिद्धांत को मानने वाले हैं। गीता में लिखा गया है कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। अगर आप ईर्ष्या, द्वेष, राग, हिंसा, तुष्टीकरण ऐसे बीज को बोएंगे तो फल भी ऐसा ही मिलेगा। वो दिख रहा है। मुझे लगता है कि आज जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में हो रहा है, टीएमसी के साथ हो रहा है, ममता बनर्जी के साथ हो रहा है, उसके लिए दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी है, एक बात। दूसरी बात, हम लोग बार बार कहते थे कि रामचरितमानस की पुस्तक पढ़िए, आप राम का अपमान मत करिए। उसमें लिखा हुआ है, सचिव वैद गिर तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म धन तीन कर होई बेगही नाथ। जब इनके वरिष्ठ जन भी समझा रहे थे कि अभिषेक बनर्जी वो योग्यता नहीं रखते हैं जो दूसरे लोग योग्यता रखते हैं, लेकिन अगर आप पुत्र मोह के नाते, भतीजे मोह के नाते अगर ऐसा कार्य करेंगी तो हम महाभारत में भी दिखाया गया है कि मोह में सब कुछ चौपट हो जाता है। मुझे लगता है आज वही हो रहा है। तीसरी बात मैं कहूंगा, अगर भारतीय जनता पार्टी को कुछ करना होता तो 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है भाई। हम 6 में 1.9% वोट पाते हैं, हम 11 में 5% वोट पाते हैं, तब भी हम प्रयास करते हैं। और सबसे बड़ी बात आज ये मानना होगा कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम सारे दल एक हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे। दल से कुछ नहीं होता है साहब, जनता से होता है। जनता जब जिसके साथ रहती है, मानने के लिए शायद इसीलिए कहा गया पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। जो ममता बनर्जी, जो अभिषेक बनर्जी चुनौती देते थे, भय दिखाकर, सफेद साड़ी भेजकर पूरी जनता को डरवाते थे, आज वो भयमुक्त समाज हो गया है। नहीं, लेकिन सिंह साहब, आप जो कह रहे हैं भयमुक्त समाज हो गया, लेकिन आपकी बंगाल की सरकार में अब ममता दीदी, अभिषेक बनर्जी पे मुकदमा दर्ज हो रहा है, तो वो ये कह रहे हैं कि साहब आप लोग राजनीतिक विद्वेष की भावना के चलते इस प्रकार के मुकदमे दर्ज करा रहे हैं उनके ऊपर। नहीं, देखिए, मुकदमा तो जब जो जैसा कोई कार्य किया रहता है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। कोई अगर गलत कार्य नहीं किया होता है तो कोर्ट उसको बरी कर देती है। राजनीतिक व्यक्ति एक दूसरे से प्रतिद्वेष रखते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कोर्ट किसी दूसरे से इस तरह की बातों को करती होगी। तीसरी बात, आप देखे होंगे कांग्रेस के सरकार में लालू जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, कांग्रेस के खिलाफ मुलायम सिंह जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, तो कोर्ट को अगर वो द्वेष के नाते मुकदमा दर्ज होता तो कोर्ट बरी कर देता। क्योंकि जो मुकदमा दर्ज होना अलग बात है और जांच के बाद दोषी सिद्ध होना अलग बात है। 4 मंत्री इनके दोषी सिद्ध हुए हैं, बहुत सारे लोग जेल में गए हैं। निश्चित तौर पे फिर वही कहूंगा, इन सारे कर्मों का आधार सिर पे ही रहा कि किसी तरह से तुष्टीकरण की नीति चलाओ जी, और भय दिखाओ, जनता को डरवाओ और वोट पाओ, सरकार बनाओ।
जब ठीक। वो सब समाप्त हो गया जी। तो मुझे लगता है कि अब इन लोगों के पास बचा क्या है, केवल रामप्रकाश जी आरोप लगा सकते हैं। जी, रामप्रकाश जी, अब ममता दीदी करेंगी क्या, कैसे, क्योंकि पार्टी के अस्तित्व पे सवाल खड़ा हो गया है, क्या प्लान चल रहा है, किस तरीके से बात आगे बढ़ती नजर आएगी, रूठों को मनाएंगे कैसे? और सीधी बात है, आपको पता है कि रूठे अच्छे से जानते हैं कि ममता बनर्जी जी छोड़ के कुछ भी नहीं है, और जो राजनीति पश्चिम बंगाल में अब भारतीय जनता पार्टी है वो जनता के सामने आ गई कि झूठ का जो पश्चिम बंगाल में भी जो इन्होंने करा कि लक्ष्मी भंडार के बाद आनो ये भर देंगे, तो वो उसमें 99% महिलाओं को नहीं मिलेगा। तो इनके सामने एक एक चीज आया जा रहा है और बोल रहे हैं भय। भय तो केवल ठीक है, उनके ऊपर ही केस नहीं, पूरी पश्चिम बंगाल की नागरिक भय से डरी हुई है। हर कर्मी जो नहीं, लेकिन रामप्रकाश जी, तमाम बड़े बड़े नेता टीएमसी के ये कह रहे हैं कि साहब उस वक्त भय था, हम अपनी बात एक सांसद विधायक के तरीके से कह ही नहीं पाते थे, अब हम भय मुक्त हुए तो अपनी बात कह रहे हैं। वो अब ये कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं बड़े बड़े नेता आपकी पार्टी के। नहीं, ठीक है, वो आप तो बोल रहे हो कि तमाम सांसद ये कह रहे हैं ना, यहां तो कर्मी भय से नहीं हो गया, आम जनता भयभीत है। कब क्या होगा कोई ठीक नहीं है, किसके घर में तांडव कर देंगे कोई ठीक नहीं है। के नाम पे जय श्री राम बोलेंगे, घर लूट लेंगे, ये परिस्थिति आ रखी है। समीर जी, किस तरीके से इस अनफोल्ड होती सिचुएशन को तो देखा पश्चिम बंगाल की जनता को जो मिला है टीएमसी के, ठीक है रामप्रकाश जी, आपको पॉइंट आ गया। समीर जी, सवाल यह है कि टीएमसी के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो गया, बागी लोकसभा के विधायकों ने असली गुट होने की बात कर दी है, विधानसभा की स्थिति हम देख ही रहे हैं, राज्यसभा से इस्तीफा लगातार जारी है, तमाम अन्य जो बागी लोग हैं उनकी संख्या बढ़ने का दावा भी किया जा रहा है। अब आगे होता क्या दिखाई पड़ रहा है समीर जी? देखिए आर्यन जी, मुझे लगता है कि सोमवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने बागी सांसदों को मिलने का समय दिया है और ये भी कहा जा रहा है कि 19 सांसदों की चिट्ठी ओम बिरला जी को भेजी गई है और मुझे लगता है कि अभी 2 दिनों में, कल शनिवार है और रविवार, इन 2 दिनों के अंदर मुझे लगता है 3 से 4 सांसद और जुड़ सकते हैं और इनकी संख्या 23 से 24 लोकसभा सांसदों की हो सकती है। अब ममता बनर्जी के पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। अब ममता बनर्जी की पार्टी पर ये दावा ठोकेंगे, पार्टी जाएगी। ममता बनर्जी कोशिश कर रही है कि कांग्रेस के साथ किस तरह का गठबंधन हो जाए। कांग्रेस उन्हें विलय का प्रस्ताव दे रही है। ममता बनर्जी मुझे लगता है 2029 के लोकसभा चुनाव का इंतजार करेगी और कोशिश करेगी कि लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी को खड़ा करे। अगर लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी कुछ बेहतर कर पाई तो सर्वाइव करेगी, अगर लोकसभा में ममता बनर्जी का फिर सुपड़ा साफ होता है बुरी तरीके से। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में ममता बनर्जी को लोकसभा में उम्मीदवार भी नहीं मिलेंगे खड़ा करने के लिए। जिस तरीके से जनता की नाराजगी है, जनता जिस तरीके से विधायकों को, इनके सांसदों को पीट रही है, अभिषेक बनर्जी को जिस तरीके से एयरपोर्ट पर जिस तरीके से घेरा हुआ है, तो मुझे लग रहा है हार है। तो मुझे इसकी संभावना कम नजर आती है कि ममता बनर्जी अब कोई ताकत के रूप में वापसी करेगी। अब देखना होगा कि ममता बनर्जी क्या कांग्रेस में विलय करती है या 2029 के लिए पश्चिम बंगाल में अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करती है। मेरा ये आकलन है कि ममता बनर्जी के पास बहुत ज्यादा राजनीतिक भविष्य और समय नहीं बचा है। ठीक है रामप्रकाश जी, जल्दी से, क्योंकि अब बात आगे बढ़ेगी कैसे। ममता दीदी की ताकत बहुत कम हो गई है, कमजोर हो गई, अपनों ने साथ छोड़ दिया है, कैसे राजनीतिक विश्वास हासिल करेंगी जनता का? आ रहा हूं असित सिंह जी आपके पास जल्दी से। जी रामप्रकाश जी, देखिए आज भी जितने भी जो कर्मी है वो ममता बनर्जी के साथ। अभी सामने पंचायत इलेक्शन आएगा, 29 तो छोड़िएगा, देखिएगा इन्हें नहीं मिलेंगे कि तो कैंडिडेट भी खड़ेंगे, हर पंचायत को 2 करेंगे। 2 करोड़ 60 लाख वोट ऐसे नहीं मिला है ममता बनर्जी को हारने के बाद, वो 2,60,000, क्योंकि इस बार तो 56 वोट नहीं मांगा टीएमसी ने, अब तो ओरिजिनल मिला है ना सारा। तो ये 2 करोड़ 60 लाख वोटर वो एकदम सपोर्ट ममता बनर्जी के, हर समाज के भी वो वोटर है। एसएन सिंह जी, पंचायत चुनाव में बदली हुई बंगाल की राजनीति देखने को मिलेगी, आपको चुनौती दे रहे हैं वो अभी से। एसएन सिंह जी, देखिए दरअसल जब खुली आंख से साफ साफ कोई चीज न दिखाई दे तो चश्मा पहन लेना चाहिए और देखना चाहिए कि राजनीतिक पृष्ठभूमि पश्चिम बंगाल की कैसी है। 1977 में पश्चिम बंगाल के लोग कांग्रेस का साथ छोड़ देते हैं और उसको रसातल में ले जाके गिरा देते हैं। इसी तरह 2011 में लेफ्ट का साथ छोड़ देते हैं और लेफ्ट की आज क्या हालत है। मुझे लगता है पश्चिम बंगाल की जनता बहुत सोच समझ के निर्णय लेती है, क्योंकि ये राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए लोग रहे हैं। और आज जो पश्चिम बंगाल की जनता ने निर्णय लिया है वो ऐसे नहीं निर्णय लिया है कि माँ माटी मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी
न माँ की चिंता करती थी, न पश्चिम बंगाल की माटी की चिंता करती थी, न मानुष की चिंता करती थी। इनको चिंता था किसी तरह से धन कमाने की, रोहिंग्यों को बसाने की और तुष्टीकरण की राजनीति करने की। तो पश्चिम बंगाल की जनता ने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया। और जो हमारे मित्र बैठ के ये टीएमसी के कह रहे हैं, तो अच्छी बात है कि इस समय में भी कम से कम आप इतनी हिम्मत से बात कर रहे हैं। आपके साथ नेता है नहीं, आपके साथ कोई नीति है नहीं, आपके साथ कोई कार्यक्रम है नहीं, कार्यकर्ता वैसे भी आपका साथ छोड़ दिए हैं, पता नहीं कौन कौन से अंडे चला रहे हैं आपके खिलाफ। तो निश्चित तौर पे ख्याली पुलाव पकाना सबसे बड़ा धोखा देना है अपने आप को। अगर कोई व्यक्ति सच्चाई को जानते हुए भी नजरअंदाज करता है तो अपने आप को धोखा देता है। आप मानकर चलिए कि जो टीएमसी नामक ममता बनर्जी की जहाज थी, उसको पूरी तरह से पश्चिम बंगाल की जनता ने डुबो दिया है और एक पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह जनता की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी है। और जनता को विश्वास है कि जनता ने सरकार तो बना दी, लेकिन अब पार्टी सरकार किस तरह से विकास का कार्य कर रही है। ठीक है, सब समय की सीमा में भी उसी विकास के कार्य को करेंगे। टीएमसी आप देखेंगे गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, होने का दावा, उत्तर प्रदेश में जैसे लगातार। ठीक है सर, सिंह जी, समय की सीमा है, आपका पॉइंट आ गया, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि अब टीएमसी का क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए, हमारे साथ इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आपका।